वेलकम है आप सभी का YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे दोस्तों। और आज के वीडियो में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एज अ हर ट्रेडर को जानना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि वो उसके ट्रेडिंग को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, और वो है फ्रेंड आज पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बड़े चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है फ्रेंड, इसको देखने के लिए चलिए सीधा आज हम इस वीडियो में जंप करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि इस तरीके के वीडियो को डेली अपडेटेड अपने आप को रखने के लिए आपको जरूर देखना चाहिए, और इसके लिए ट्रेड भी देखेगा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा और मार्केट की जो लेटेस्ट पूरे वर्ल्ड की न्यूज है friend। इतना ही नहीं, अगर आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बीटीसी, इथेरियम या फिर आप मेजर करेंसीज या यूएस ऑयल के ट्रेडर है फ्रेंड, तो ये आपको वीडियो लेवल्स भी बताएगा। तो लाइक बटन को हिट करें फ्रेंड और सीधा मेरे साथ जंप करें आज के मार्केट की एक्टिविटीज में। सबसे पहली खबर है फ्रेंड, जो मिडल ईस्ट के यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर अब कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर है खबर यह है फ्रेंड कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट करियर है जो मिडल ईस्ट में नेवल ब्लॉकेड के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में लगाया गया था फ्रेंड, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को 250 से ज्यादा दिन हो गए, 250 डेज से ज्यादा हो गए हैं ब्लॉकेड लगाए हुए। अब उनके अंदर जो शिप्स के जो वर्कर्स हैं फ्रेंड, या फिर जो उनके नेवल स्टाफ्स हैं, उन्होंने खुदकुशी करना शुरू कर दिया था। वो फेड अप हो गए थे इस 250 दिनों के बिना किसी पोर्ट के वो समुद्र के बीच में खड़े थे, जिसकी वजह से ये न्यूज कल निकल कर आती है कि अब्राहम लिंकन के जो स्टाफ हैं वो अब एक एक करके समुद्र में जंप कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि वो फेड अप हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब्राहम लिंकन को वहां से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे यूएसएस का जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, इसको वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है। जो नेवल है ईरान की, जो आईआरजीसी है, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉकेट करने के लिए। तो ये खबर बताती है फ्रेंड कि वॉर तो लगभग अभी पीसफुल एक्टिविटीज की तरफ है। पीसफुल मेरा मतलब है कि मिडल ईस्ट से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपना ध्यान हटा रहे हैं, लेकिन एक नाम बनाने के लिए उन्होंने अभी भी अपने अब्राहम लिंकन को हटाया है। आपको याद होगा फ्रेंड, कुछ दिनों पहले ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को 100% रीओपन कर चुके हैं। और उसी समय जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी तरफ से न्यूज आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे अभी भी पूरी तरीके से ईरान के आईआरजीसी का कंट्रोल है। इसी संबंध में फ्रेंड यूएस के जो सेक्रेटरी है स्टॉक बेसेंट, इनकी तरफ से न्यूज आती है कि वी विल इंप्लीमेंट अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स ऑन ईरान। यानी आईआरजीसी का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी 100% हमारे कंट्रोल में है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब तक हमारी कंडीशंस को नहीं मानते तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन नहीं होगा। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर आप ये सारी न्यूज को पढ़ें यहाँ पर, तो हर जगह यही लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि पूरी तरीके से कंट्रोल इस वक्त ईरान के हाथ में है। और थर्सडे यानी कल फ्रेंड, यूएई के दो वेसल्स को आईआरजीसी ने अटैक किया है, उसके ऊपर हमला किया है, और उसकी जिम्मेदारी भी तेहरान ने ली है। तो कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी भी यूएस के कंट्रोल में नहीं है, ये ईरान के कंट्रोल में है। और स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि हम प्रेसिडेंशियल अधिकारों के अंतर्गत ईरान के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये तैयारियां तो फ्रेंड पिछले कई महीनों से चल रही है, बट ये इंप्लीमेंट नहीं हुई। और जब हम ईरान की बात करना शुरू करते हैं, तो ईरान ने इस वक्त ये अपना मन बना लिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे वो टोल लगाएगा। ओमान के साथ मिलकर उनकी ड्राफ्टिंग फाइनल हो गई है फ्रेंड। और कहीं ना कहीं ये वॉर से पहले जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स फ्री फॉर ऑल था, अब वो टोल फॉर ऑल शुरू हो जाएगा। एक खबर और है फ्रेंड जो ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खबर ये है कि ईरान लुक टू रैंप अप इकोनॉमिक अलायंस विद ब्रिक्स नेशन एज वॉर यूएस ड्रैग्स ऑन। तो जो अभी ईरान है फ्रेंड, वो यूएस के साथ तो जा नहीं सकता, इसीलिए उसने मन बनाया है कि पहले ही वो ब्रिक्स कंट्री का मेंबर रह चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, इसी महीने ब्रिक्स का जो मीटिंग होने वाली है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, जिसमें ब्रिक्स के जो 12 कंट्रीज हैं, उनके सभी राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो यहां पर आने वाले हैं। और इसी में ईरान ने भी ये मन बनाया है कि वो ब्रिक्स के साथ जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ जाना चाहेगी। और उनके इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं, उनकी करेंसी की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा नीचे गिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो ब्रिक्स नेशन या ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे हेल्प लेकर अपने कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने की तैयारी में लगी हुई है।
एक खबर आपको और जाननी चाहिए फ्रेंड, जो मिस्टर ट्रम्प की तरफ से है। कल मैंने आपको बताया था मिस्टर ट्रम्प अपने सोशल ट्रूथ का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज उसी सोशल ट्रूथ पे एक न्यूज और है फ्रेंड, और वो न्यूज ये है कि यूएस की जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर एक डिस्प्यूट बना हुआ था, उस केस को मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने विन कर लिया है। ये डिस्प्यूट क्या है फ्रेंड? ये अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत कुछ ऐसे लूप होल्स थे जिसको डी मिनिमाइज कहा जाता है, और इन लूप होल की वजह से यूएस के अंदर जितने भी गुड्स इंपोर्ट होते थे उसमें तकरीबन 800 यूएस डॉलर, $800 इनटू आवर कंट्री ड्यूटी फ्री नो टैरिफ फॉर लेस क्रूनिटी, यानी ड्यूटी फ्री, कोई टैरिफ नहीं, और इस तरीके से गुड्स जो अंदर आ रहे थे इसमें यूएस का नुकसान हो रहा था $10.8 बिलियन का। तो मिस्टर ट्रंप ने इस लूप होल को बंद करने के लिए कुछ एक्टिविटी की थी फ्रेंड। इस एक्टिविटी की वजह से जो यूएस को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे या जो कंपनीज थी, उन्होंने मिस्टर ट्रंप के ऊपर एक कोर्ट में केस फाइल की थी, और वो केस जो है फ्रेंड ट्रंप जीत गए हैं। और कोर्ट का ये कहना है कि मिस्टर ट्रंप को राइट्स है कि अपने नेशन के लिए अगर कोई उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो उसको रोका जा सके। और साथ ही साथ बता दो फ्रेंड, इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कई ऐसे इलीगल प्रोडक्ट्स भी यूएस में ट्रांसफर किए जा रहे थे, जिसकी वजह से यूएस को जो है फ्रेंड, उनकी इकोनॉमी को जो है या उनके सिटीजन्स के लिए सही नहीं था। तो मिस्टर ट्रंप ने फ्रेंड एक ऐसी केस जीती है जिसके लिए वो अपने आप को प्राउड फील करवाते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये हमने कर दिखाया। एक और खबर है फ्रेंड बड़ी, इसको भी जरूर समझते हैं और फिर चलते हैं आज के एनालिसिस के लिए। और बताना चाहूंगा ये खबर है बैंक ऑफ जापान से। येन इंटरवेंशन कुड कम अगेन एट एनी येन लेवल, एक्स ऑफिशियल फुरुसावा। तो जो जापान के फॉर्मर टॉप करेंसी के डिप्लोमेट हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि येन जो इंटरवेंशन कर रहा है फ्रेंड, यानी जापानीज येन की जो वैल्यू गिरी हुई है उसको वापस से रीगेन करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को जो बेच रहा है, इसकी वजह से जापानीज यान कभी भी बहुत अच्छा कमबैक कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा फ्रेंड कि बी प्रिपेयर्ड, देखो यहां पे लिखा है बी प्रिपेयर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं टॉप करेंसी डिप्लोमेट जो जापान के हैं, कि प्रिपेयर रहिए, डॉलर गिरने वाला है और इसके अगेंस्ट जापानीज यान जो है वो एक रैली करेगा। अब ये जो खबर है फ्रेंड, ये मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं, अब वो वक्त आ गया है कि बैंक ऑफ जापान का जो एक्चुअल इस वक्त का सिचुएशन है वो आपके सामने रखना है। और क्या ये सही समय है जापानीज यान को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए फ्रेंड? इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कल सैटरडे 15 अगस्त को मैं आपके सामने वो वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। कल मेरा वो वीडियो आ रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको फिर से कहता हूं एक बार, ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल वो न्यूज आने वाली है जो शायद ऐसा वीडियो होगा फ्रेंड कि इसके बारे में इतने कोलैबोरेट तरीके से आपको अभी तक किसी भी वेबसाइट ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो मैं अनुप उपाध्याय आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्रेंड आपके ट्रेड चैनल ट्रेड भी देखिए पे। अब चाहेंगे हम देखेंगे कि आज इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आज मार्केट में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट या हाई इंपैक्टेड न्यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ आज फ्राइडे है, 14 अगस्त है। आज न्यूयॉर्क सेशन में यानी कि 6 PM में रिटेल सेल्स का मंथली डाटा आएगा, और 7:30 PM में यूएस में ही कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी रिलीज होने वाला है। रिटेल सेल्स के डाटा के अगर बारे में बात करें फ्रेंड, तो लास्ट मंथ ये 0.2% का था। यूनाइटेड स्टेट का यानी फेड रिजर्व का कहना है कि इस महीने ये 0.1% आ सकता है। और अगर हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं फ्रेंड, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की सर्वे कहती है कि ये 0.3% आ सकता है, यानी पॉजिटिव डाटा रिलीज होने के चांसेस है रिटेल सेल्स का, ऐसा कहना है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फ्रेंड। अब सवाल ये आता है कि सीपीआई का डाटा न्यूट्रल रहा, पीपीआई का डाटा नेगेटिव आया, लास्ट वीक के सारे एम्प्लॉयमेंट के डाटा नेगेटिव रहे फ्रेंड, तो फिर रिटेल सेल्स पॉजिटिव कैसे आएगा? जी बिल्कुल ये पॉजिटिव आ सकता है। इसका रीजन है फ्रेंड, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मैंने आपको कल भी बताया था कि गुड्स की वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू बढ़ने से कलेक्शन बढ़ा है, जो दिखा रहा है कि रिटेल सेल्स बढ़ गई है। बट वास्तविकता यह है फ्रेंड, क्वांटिटी ऑफ सेल्स नहीं बढ़ी है, वैल्यू ऑफ सेल्स बढ़ी है। इसी को दिखाने के लिए अगर मैं IBKR कैंपस वाली वेबसाइट पे आपको ले जाऊं, तो यहां पर लिखा है 50% चांसेस दैट रिटेल सेल्स एक्सपांडेड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव मंथ इन टुमारो स्प्रिंट August 13। तो फ्रेंड आज जो रिपोर्ट रिटेल सेल्स की आने वाली है इसका पॉजिटिव आने के चांसेस बनते हैं, और जिसकी वजह से डॉलर एक बार थोड़ा सा स्ट्रांग होगा।
लेकिन जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है इसके नेगेटिव आने के चांसेस बनते हैं। तो ये थी आज की इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब सीधा चलते हैं फिर डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए, डॉलर में आज क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसा आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आज डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो बुलिश रहने के चांसेस है, लेकिन उससे पहले इसको एक बेरिश करेक्शन करना पड़ेगा। और मेरा मानना है डॉलर 99.87 से लेकर 99.82 तक का ये जो जोन है फ्रेंड, यहां तक बेरिश हो सकता है। और अगर वो 99.82 से लेके 99.80 के बीच में आता है तो यहां से एक अच्छी बुलिश मोमेंटम उसमें बनने बनने के चांसेस बनते हैं। और ऐसे में 99.94 और 100.05 जो है, ये उसके एक्सपेक्टेड टारगेट के लेवल आज बन पाएंगे। आ- और मैं आपको बता दूं कि सैटरडे संडे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मिस्टर ट्रम्प के द्वारा होती हैं जो सैटरडे संडे ही होती है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। और इसीलिए मेरा एक डैम कॉन्फिडेंस ये कहता है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी बुलिश रहेगा। और आज अगर इसने डायरेक्टली 99 94 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये 100.05 तक जाने की पूरे चांसेस हैं। अगर आज आप कोई यूरो यूएसडी में कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद यूरो यूएसडी के बेरिश मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। यूरो अगर 1.1544 से लेकर 1.1546 के बीच में यहां आता है फ्रेंड, तो यहां से हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है बेरिश डायरेक्शन में, और हम यहां से सेल की एंट्री बना सकते हैं। टारगेट होगा 1.1528, 1.1525 एंड 1.1512 का टारगेट बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है फ्रेंड कि यूरो अगर डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है तो ये क्रिटिकल जोन है 1.1528 और 1.1525, यहां से ये थोड़ा बुलिश करेक्शन करेगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो है इसका बेरिश ही रहने के चांसेस हैं। अगर हम नैश 100 की बात करें फ्रेंड, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि डॉलर का पॉजिटिव रिलेशन है नैश 100 के साथ, इसीलिए जिस तरीके से डॉलर पॉजिटिव रहेगा आज नैश 100 के भी पॉजिटिव होने के चांसेस है, लेकिन एक बियरिश करेक्शन करने के बाद। और मेरा मानना है नैश अगर बेरिश होता है फ्रेंड तो 30,003 से लेकर 29,966 के बीच का जोन है, यहां से नैश 100 में बाइंग की एंट्री मिल सकती है। टारगेट होगा 30,157, 30,219 एंड 30,277, और मे बी पॉसिबल है 30,375 तक नैश 100 आपको बुलिश जाता हुआ मिल जाएगा। नैश के बाद अगर हम क्रूड ऑयल को देखने जाएंगे फ्रेंड, तो आज क्रूड ऑयल में थोड़ा सा सॉफ्टनेस नजर आती है। लेकिन इसलिए नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन है फ्रेंड, इसलिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अब पूरी तरीके से ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन वहां पर कोई वेसल्स की मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रही है। तो आज का मेरा ये मानना है फ्रेंड कि अगर यूएस ऑयल यानी क्रूड ऑयल बुलिश होता है तो 81.54 से लेके 81.82 का ये जो जोन है, ये एक बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ फ्रेंड तो 80.09 और 79.04 आज क्रूड ऑयल के नेक्स्ट बियरिश एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन अगर समहाउ क्रूड ऑयल ने बहुत ज्यादा बुलिश करेक्शन कर दिया तो फिर ऐसे में 83.33 से लेकर 82.70 का भी एक लेवल बनता है। यानी मेरे हिसाब से फ्रेंड क्रूड ऑयल के दो ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन हैं जहां से हम इसके अंदर सेलिंग की पॉसिबिलिटी देख पाएंगे, लेकिन ओवरऑल सीनीरियो बुलिश करेक्शन करने के बाद बेरिश रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं जो 17 अगस्त से शुरू होने वाले हमारे 12 डेज के एडवांस सेशन की फ्री लिंक है। इस लिंक पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वजह से फ्रेंड आपकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी और उसी इंफॉर्मेशन पे हम आपको इसकी ज्वाइनिंग की लिंक भेजेंगे। इसीलिए दोस्तों ये 12 दिन के सेशन को 17 अगस्त से मेरे साथ अटेंड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड जरूर करें, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। जानने की कोशिश करेंगे आज बीटीसी में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों देखो, आज बताना चाहूंगा बीटीसी मेरे हिसाब से रहना तो बेरिश ही चाहिए, लेकिन इसके कंसोलिडेशन करने की भी प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बीटीसी 63,383 के आसपास है फ्रेंड। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर ये ब्रेक नहीं हो पाया तो बीटीसी यहां से बुलिश हो सकती है, बट अगर ये ब्रेक कर गया तो नीचे क्रिटिकल लेवल है 63,176 से लेकर 63,025 तक, और यहां से इसके अंदर आपको दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बीटीसी बुलिश हुआ तो 63,936 और 64,166 इसके बुलिश टारगेट बन पाएंगे। लेकिन 30% चांसेस ये भी कहते हैं फ्रेंड कि क्रिटिकल जोन को अगर बीटीसी ने ब्रेक कर दिया तो ये बेरिश भी रह सकता है, और ऐसे में 62,785 इसका बेरिश टारगेट बन पाएगा। बीटीसी के बाद अगर हम सिल्वर की आज बात करें फ्रेंड,
तो मेरे हिसाब से सिल्वर जो है एक बुलिश करेक्शन करने के बाद बेरिश मोमेंटम बनाना चाहिए, और आज ओवरऑल सीन सिल्वर का बेरिश रहेगा। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फ्रेंड, तो 63.9890 के आसपास सिल्वर बना हुआ है। यहां से अगर ये बुलिश करेक्शन करता है तो इसमें जो बेस्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको करीब करीब 64.475 से लेकर 65.004 के बीच में। और आज सिल्वर के एक्सपेक्टेड टारगेट है 63.560, 62.991 एंड 62.300। तो मेरे हिसाब से एक बुलिश करेक्शन करने के बाद सिल्वर को बेरिश रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम गोल्ड को समझे फ्रेंड, गोल्ड भी दोस्तों मेरे हिसाब से एक बुलिश करेक्शन करने के बाद इसको बेरिश मोमेंटम बनाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों मेरा मानना है कि गोल्ड में यहाँ जो आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो 4323 से लेकर 4330 के बीच का ये जोन है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं हुआ तो गोल्ड यहाँ से सीधा बेरिश होगा, और 4306, 4264 और 4244 आज इसके बेरिश टारगेट बन पाएंगे। लेकिन अगर गोल्ड पहले बीरिश होता है फ्रेंड, तो यहां पर एक लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है 4305 के आसपास। यहां से एक बुलिश करेक्शन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो इसका बेरिश ही रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि इसमें जो बेरिश जाने की बेस्ट एंट्री मिलती है वो 4324 से लेकर 4330 है, और दूसरी जो बेस्ट एंट्री है वो 4340 से लेकर 4351 के बीच में बनी रहेगी। तो ये दो ऐसे लेवल है जहां से हम गोल्ड में सेलिंग की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, 4306, 4264 एंड 4244 गोल्ड का बेरिश टारगेट होगा। आज के वीडियो में फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान के कंट्रोल में चला गया। दूसरी, जापानीज यान में बड़ी रिकवरी की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि यूएस की कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, तो यूएस का जो 10.8 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड आपको क्या लगता है, आज डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक बटन को हिट कर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको बैंक ऑफ जापान की डिटेल रिपोर्ट देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद फ्रेंड। कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।